आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इस समय यूरोपियन आर्ट, और यूरोपियन आर्ट में बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक हम इस समय पढ़ा रहे हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उनसे क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं, लेकिन बहुत साधारण भाषा में अगर आप उनको कर पाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए आप तुरंत ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आर्ट से संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको निशुल्क मिल जाते हैं। तो कल जैसा कि हमने अपने वीडियो में पढ़ा था भविष्यवाद, किरणवाद और सुरीलवाद को, आज उसी तरह कई हम वादों पर चर्चा करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा आज का टॉपिक, पहला वाद जो शुरू करेंगे उसे हम कहते हैं सर्वोच्चवाद। सर्वोच्चवाद, तो सभी बच्चे नोट कर लें सर्वोच्चवाद को। सर्वोच्चवाद को ही सुपरमेटिज्म कहा जाता है। सुपरमेटिज्म। तो अगर सर्वोच्चवाद ना हुआ तो सुपरमेटिज्म होगा। ये दोनों एक ही चीजें हैं। अब हम इस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो इसके समय की बात करें, ये किस समय का है, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे 1913 में ये सर्वोच्चवाद पनपा। और कहां पनपा, तो प्यारे दोस्तों अगर हम देश की बात कर लें तो देश में मॉस्को कहां है, मॉस्को अगर होगा, नहीं तो देश का नाम होगा रूस। तो प्यारे दोस्तों 1913 में ये कहां पनपा, तो रूस में सर्वोच्चवाद पनपा था, जिसके संस्थापक आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। सभी के संस्थापक कौन रहे हैं, तो काश्मीर मालेविच। काश्मीर मालेविच, ये नाम याद रखना है, काश्मीर मालेविच। ये इस वाद के संस्थापक माने जाते हैं। इसका प्रमुख चित्र या कह सकते हो प्रणेता चित्र या प्रमुख चित्र इसका क्या है, तो सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे। सफेद पर सफेद, सफेद पर सफेद, ये इसका प्रणेता चित्र है या प्रमुख चित्र है। तो ये महत्वपूर्ण थी चीजें। अब आगे बात कर लेते हैं, एक दो चीजें हैं। ये जो काश्मीर मालेविच हैं, इनकी एक पुस्तक है, तो यहां पर लिख सकते हो मालेविच की पुस्तक का नाम। इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड्स। नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड्स। नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड, तो ये इनकी पुस्तक है। आप लोग इसको बहुत जरूरी ढंग से याद रखना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और टीजीटी में नहीं लेकिन अलग एक दो परीक्षाओं में पूछी गई है। तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। अब इसके मुख्य रूप से जो कलाकार हैं वो काश्मीर मालेविच ही हैं, तो हम सिर्फ इनके ही चित्रों पर चर्चा कर लेते हैं। तो मालेविच के प्रसिद्ध चित्र, इनके प्रसिद्ध चित्रों पर सिर्फ चर्चा करना है। तो वर्षा के बाद देहाती प्रभात जो है, ये इनका बहुत प्रसिद्ध चित्र है। वर्षा के बाद देहाती प्रभात, वर्षा के बाद देहाती प्रभात,
ये इनका एक चित्र है। आगे बात करें अगले चित्र की, तो वन में निःवस्त्र मानवाकृतियां। तो वन में निःवस्त्र मानवाकृतियां, ये इनका ही चित्र है। आगे अन्य चित्रों पर अगर बात करें तो एक इनका चित्र है ब्लैक सर्किल। ब्लैक सर्किल ये 1915 का चित्र है, 1915 ईस्वी का चित्र है। कैनवास पर तैल माध्यम से बना हुआ है, तैल माध्यम। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, कैनवास पर तैल माध्यम से है। और एक ये सफेद पर सफेद एक है काले पर काला, सफेद पर सफेद। ये सब चित्र किसके हैं? तो काश्मीर मालेविच। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बात से, सर्वोच्च बात से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अगर कोई कलाकार है तो काश्मीर मालेविच हैं। तो आप लोग बस सर्वोच्चवाद या सुपरमेटिज्म से सिर्फ इतना ही याद रखना है। अब चलते हैं एक अगले वाद को पढ़ते हैं। अगला वाद आप लोग एक ध्यान रखेंगे, रचनावाद, या इसी का नाम आएगा संरचनावाद आ सकता है, या इसी को निर्माणवाद तीन नामों से जाना जाता है। तो आप लोग भी तीन नाम याद कर लें, रचनावाद आए, संरचनावाद आए और निर्माणवाद आए, तो वो एक ही वाद है, रचनावाद जिसे कहते हैं। इसका समय क्या है? बहुत कुछ इससे नहीं पढ़ना है, सिर्फ महत्वपूर्ण चीजें। 1913 ईस्वी इसका भी समय है। देश भी वही देश याद रखना है, सर्वोच्च वाला कौन सा है? ये रूस। तो ये भी रूस में पनपा था, तो ध्यान रखना है। इसके संस्थापक को देख लेते हैं, कौन से संस्थापक रहे हैं। तो संस्थापक में व्लादिमीर, कहीं कहीं व्लादिमीर लिख के आता है, व्लादिमीर व्लादिमीर टॉटलिन। ये भी कहीं कहीं मात्रा लगा होगा, कहीं कहीं नहीं लगा होगा। व्लादिमीर ऐसे भी लिख के आएगा, टॉटलिन। मेन चीज, जब टॉटलिन यहां पर आ गया तो इससे एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, टॉटलिन ये जो शब्द आया है, क्योंकि ये इसके संस्थापक रहे हैं, इसलिए इस वाद को टॉटलिनवाद भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है। व्लादिमीर टॉटलिन इसके संस्थापक हैं, इसलिए इसे टॉटलिनवाद भी कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। अब इससे ना चित्र है और कुछ नहीं है, बस इसके कुछ अन्य कलाकार देख लेते हैं, कौन से हैं अन्य कलाकार इससे संबंधित हैं। बस इतना याद रखना है, ये रचनावाद या संरचनावाद या निर्माणवाद या टॉटलिनवाद से संबंधित हैं। तो हम बस उन कलाकारों के नाम सिर्फ देखेंगे। तो अलेक्जेंडर काल्डर अगर आ जाए,
अलेक्जेंडर अगर कॉल्डर का नाम आता है तो वो रचनावाद से संबंधित हैं, और इनसे याद रखना है ये काइनेटिक शिल्पों के लिए प्रसिद्ध हैं, और या तो कह सकते हैं कयात्मक शिल्पों के लिए, कयात्मक शिल्पों के लिए प्रसिद्ध हैं अलेक्जेंडर कॉल्डर। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण इससे नाम आता है नाम गाबो, नाम गाबो, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगले अगर बात करें तो पेप्सनर भी इसी संरचनावाद से संबंधित हैं। नेगी हैं, नेगी महोदय हैं, और रोडचेंको, ये इतने नाम अगर आपको पूछे जाते हैं कि किस वाद से इनका संबंध है, तो सभी बच्चे रचनावाद से इनका नाम याद रखेंगे। तो महत्वपूर्ण जो था बस इतना ही इससे याद रखना है। इसका समय 1913, देश रूस, संस्थापक कौन रहे हैं तो व्लादिमीर टाटलिन, इसीलिए इसे टाटलिनवाद भी कहा जाता है। अन्य कलाकारों में अलेक्जेंडर कॉल्डर, नाम गाबो, पेप्सनर और नेगी, रोडचेंको, इतने अन्य कलाकार भी इस वाद से संबंधित हैं। तो ये बस इतना ही। अब आगे नए वाद पर बात करेंगे। नया वाद कौन है? भंवरवाद। अगला वाद याद रखना है भंवरवाद। भंवरवाद से भी एक दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसे ब्रिटिशवाद भी कहा जाता है, ब्रिटिशवाद। ब्रिटिशवाद से किस वाद को जाना जाता है तो भंवरवाद को याद रखना है। इसे ब्रिटिशवाद या भंवरवाद के नाम से जाना जाता है। ये ब्रिटिशवाद इसे किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये इंग्लैंड में पनपा था। कहां पनपा था? इंग्लैंड में पनपा था, इसलिए इसे ब्रिटिशवाद भी कहते हैं। ब्रिटिश सरकार किसको कहते हैं? अंग्रेजी सरकार को। तो इसलिए ध्यान रखना है, इसे भंवरवाद, ब्रिटिशवाद किसे कहा जाता है तो इंग्लैंड में पनपे हुए वाद को ब्रिटिशवाद या भंवरवाद कहा जाता है। समय ध्यान रखेंगे, समय कितना है तो ये 1914 ईस्वी में। देश कहां भी बताया है तो इंग्लैंड में। ये महत्वपूर्ण चीजें आप सिर्फ इससे याद रखना है। संस्थापक की बात कर लें, संस्थापक कौन रहे हैं तो संस्थापक में पर्सी विंड, एक विडम लुइस, या इन्हीं का नाम लिख के आता है पर्सी विडम लुइस। तो विडम लुइस या पर्सी विडम लुइस एक ही चीज है, ध्यान रखना है आप लोगों को। इसका भंवरवाद का नामकरण करने वाले कौन थे? इसका नामकरण करने वाले एज्रा पॉन्ड थे। एज्रा पॉन्ड, ये नाम आप लोग याद रखेंगे, एज्रा पॉन्ड। इन्होंने नामकरण किया था किसका तो भंवरवाद का। अब बात करना है, एज्रा पॉन्ड ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, तो वो पत्रिका ध्यान रखेंगे कौन सी है? पत्रिका इन्होंने प्रकाशित की थी तो ब्लास्ट लिख के आए, ब्लास्ट, या हिंदी में होगा तो विस्फोट, हिंदी में होगा तो विस्फोट, या ब्लास्ट अंग्रेजी में लिख के आएगा, नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। कौन? एज्रा पॉन्ड ने इसका प्रकाशन किया था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। इस भंवरवाद से इस पत्रिका का नाम काफी प्रसिद्ध है, तो इसे आप लोग इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है
इसका प्रकाशन किसने किया था और किस बात से संबंधित है ये पत्रिका? तो ब्लास्ट या विस्फोट पत्रिका किससे संबंधित है? भंवरवाद से। इसका प्रकाशन किसने किया था? तो एज़्रा पॉन्ड ने किया था। ये महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। भंवरवाद की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई? तो 1914 में है, 15 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में इसकी प्रथम प्रदर्शनी होती है, ध्यान रखना है। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, सिर्फ भंवरवाद से सिर्फ इतना ही याद रखना है। समय 1914, देश कौन सा है? इंग्लैंड। संस्थापक विडम लुइस या पर्सी विडम लुइस आए, एक ही चीज है। नामकरण एज़्रा पॉन्ड ने, और एज़्रा पॉन्ड से इनकी एक पत्रिका का नाम भी याद रखना है, ब्लास्ट विस्फोट। कुछ भी आ सकता है, जिसका प्रकाशन किया था, और इसका संबंध भंवरवाद से है। भंवरवाद की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई थी? तो 1915 में। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिससे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन वादों की अपेक्षा, तो हम उस पर विस्तार से थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। उसका नाम है दादावाद। तो सभी बच्चे यहां पर नोट करेंगे, दादावाद। दादावाद को दादाइज्म भी कहते हैं। दादाइज्म या दादावाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे जो जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है। समय की बात करना है सबसे पहले। कोई भी वाद हो तो सबसे पहले हमारी नजर कहां जानी चाहिए? समय पर। समय पर पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब आप जानते हैं उसके इतिहास के बारे में। तो यहां पर समय कौन सा है? तो ये 1916 से 1922 ईस्वी तक ये प्रचलन में रहा। और इस पर अधिक बात करें तो इसका जन्म कहां हुआ? जन्म कहां हुआ यानी किस देश में? तो इसका जन्म प्यारे बच्चों याद रखना है, स्विट्जरलैंड में माना जाता है। स्विट्जरलैंड में इसका जन्म हुआ। अगर चरम विकास पूछ ले, चरम विकास, तो चरम विकास में स्विट्जरलैंड में नहीं हुआ तो जर्मनी नाम आता है। जर्मनी। इसके जन्म से और चरम विकास में दो देशों से संबंधित ये वाद है। जन्म इसका स्विट्जरलैंड में होता है, ठीक है, लेकिन अगर चरम विकास पूछ लेगा तो वो जर्मनी में हुआ है। और वो चरम विकास वाला ही समय इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1916 से 1922 ईस्वी तक। आप लोग इसे अच्छी तरीके से याद रखना है। संस्थापक की बात करें कि इसके संस्थापक कौन हैं, तो मार्शल धूसा या इन्हीं को कहूं धूसा, ऐसे भी लिख के आता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये वाला सा रहता है। तो ऐसे भी लिख के अगर आता है तो आप लोग ध्यान रखना है, वो वही नाम है, मार्शल धूसा। तो ये इसके संस्थापक रहे हैं। इनका जन्म जो है 1887 ईस्वी में हुआ था। 1887 ईस्वी में हुआ था। ये जन्म इनका याद रखना है। जन्म इनका याद रखना है, 1887 में हुआ था। इनके चित्रों पर चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण है, दादावाद के महत्वपूर्ण कलाकारों में है, तो इन पर चर्चा करेंगे। प्रमुख चित्र इसका देख लेते हैं कि कौन सा है प्रमुख चित्र। तो प्रमुख चित्र में एक चित्र याद रखना है, लुहुक, आधा ला है और हा औका, लुहुक, ये ध्यान रखना है। लुहुक है, ये 1919 का चित्र है, 1919 का। और ये इसको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये मोनालिसा जो चित्र है, मोनालिसा का बिगड़ा
रूप इसमें दिखाया गया है, बिगड़ा रूप बोले तो एक मोनालिसा की कृति लेकर उस पे दाढ़ी मोछे लगा दी गई हैं और उसी को लुहुक बोला गया है, लुहुक। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि इस दादावाद का दूसरा नाम ही है कला का अंत। अगर पूछे कला का अंत किस वाद को कहा जाता है, कला का अंत किस वाद को कहा जाता है, तो दादावाद का नाम आता है। ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें मोनालिसा का जो चित्र था उसकी कृति लेकर के, एक प्रतिलिपि लेकर के उस पे दाढ़ी मोछे लगा दी गई और उसे ही 1919 में प्रदर्शित किया गया, जिसे लुहुक बोलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चित्र आप लोग याद रखना है। तो इसे मोनालिसा की या मोनालिसा का बिगड़ा हुआ रूप भी बोलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा। और अगर बात करें तो कला समीक्षक एक रहे हैं, इनको याद रखना है। कला समीक्षक रहे हैं त्रिस्टन तारा। त्रिस्टन तारा नाम याद रखना है आप लोगों को। और इनका एक और नाम प्रचलित है, कहीं कहीं त्रिस्टन तारा ना लिखकर ट्रिस्टन जारा लिख के आता है, ट्रिस्टन जारा। तो चाहे ट्रिस्टन जारा हो या ट्रिस्टन तारा हो, वो एक ही नाम याद रखना है, कला समीक्षक हैं। इनको क्यों हमने हाईलाइट किया है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम दादा शब्द को चुना था। जो दादावाद है, इसमें जो दादा शब्द है, इसको चुनने वाले कौन थे? त्रिस्टन तारा ही थे। इन्होंने ही इस शब्द को चुना था, इसलिए इनका नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे। और इन्होंने इसका जो है एक बार घोषणा पत्र भी तैयार किया है, दूसरा वाला। कौन वाला? दूसरा वाला। हम भी चर्चा करेंगे, तो यहां पर अभी नहीं, लेकिन अभी थोड़ा एक, क्योंकि वो देख लेते हैं इसके कलाकार, फिर उस पे नामकरण और उस पे चर्चा करते हैं। तो कलाकार इसके जो संबंधित हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसके संबंधित कलाकार जो रहे हैं वो फ्रांसिस पिकाविया, एक नाम याद रखना है, फ्रांसिस पिकाविया। ये कहीं कहीं अगर मार्शल झूसा का नाम नहीं आएगा संस्थापक में, तो पिकाविया का नाम जरूर आएगा। अगर ये नाम नहीं होगा तब इसको टिक करना है, अन्यथा तो आप झूसा को ही लगाएंगे। लेकिन अगर ये नाम नहीं मिलेगा तब आप, अगर ये नाम नहीं, ये धूसा नाम नहीं मिलेगा तब आप इसे कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण कलाकार रहे हैं इस बात से। और अगर बात कर लें तो जीन हॉर्न्स आर्प, ये भी इस बात से जुड़े हुए कलाकार रहे हैं। और मैंड्रे एक रहे, मैंड्रे, ये तीन नाम याद रखना है दादावाद से। अब बात कर लेते हैं इसके घोषणा पत्र पर। तो अब बात कर लें घोषणा पत्र पर। जैसा कि हमने कहा था इसके दो घोषणा पत्र बने थे, तो घोषणा पत्र पर बात कर लेते हैं। तो इसका जो पहला घोषणा पत्र था वो 14 जुलाई 1916 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो जो पहला वाला था 1916 में, इसे प्रकाशित करने वाले थे ह्यूगो बॉल। ये इसको प्रकाशित किए थे कब? 1916 ईस्वी में। तो बाद में दूसरा जो वो प्रकाशित किया गया, ये
बना था 1917 में। 1917 में त्रिस्तन तारा नाम याद रखना है, त्रिस्तन तारा जी ने दूसरा घोषणा पत्र तैयार किया जिसे 1918 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। ये महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। किया गया, ये बना 1917 में था और प्रकाशित 1918 में हुआ था, और पहला वाला 1916। तो 16, 17, 18 ये ध्यान रखना है। और इसको त्रिस्तन तारा महोदय ने किया था और इसको ह्यूगो बॉल ने किया था। तो ये महत्वपूर्ण चीजें आप लोग जरूर याद रखेंगे। ये दो इससे घोषणा पत्र बने हैं। और इस बात से आप लोगों को क्या याद रखना है, तो अगर क्वेश्चन पूछे प्रथम विश्व युद्ध की निंदा करने के लिए किस वाद का जन्म हुआ, तो नाम एक ही याद रखना है, दादावाद। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध, और ये 16 में आ गया था। तो ध्यान रखेंगे, ये निंदा करने के लिए आया था। प्रथम विश्व युद्ध की निंदा करते कौन सा वाद पनपा था, तो दादावाद। और इसे अभी जैसा कि हमने बताया था, क्या कहा जाता है, कला का अंत करने वाला वाद, और एक कला का दुश्मन कहा जाने वाला वाद। तो कला का दुश्मन कहा जाने वाला वाद, और जैसा कि इससे पहले कला का अंत करने वाला, तो ये सब नामों से ये प्रचलित है। अब मेन चीज रह गया धूसा के चित्र, जो इंपॉर्टेंट हैं उस पर सिर्फ चर्चा कर लेते हैं, बस दादावाद को समाप्त करते हैं। धूसा के चित्र, इनके चित्रों पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र इनसे हैं। तो इनका पहला चित्र आप लोग याद रखना है, जीने से उतरती नग्नाकृति, जीने से उतरती नग्नाकृति, ये कैनवास पर तैल माध्यम से बनी हुई है। ये महत्वपूर्ण है। दूसरा एक इनका चित्र याद रखना है, ब्रह्मचारियों से निःवस्त्र की गई वध। तीसरा चित्र याद रखना है, घूमती कांच की तस्तरियां
घूमती कांच की तस्तरियां, ये भी महत्वपूर्ण है। और चौथे नंबर पर आप लोग याद रख सकते हो चंचल कृति या चंचलाकृति, कहीं कहीं आता है चंचलाकृति या चंचल कृति। पांचवी में घूमते शिल्प, घूमते शिल्प। छठे में याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉफी की चक्की, कॉफी की चक्की। और एक 7 नंबर पे याद रखना है बाइसिकल, बाइसिकल व्हील, ये इनका मूर्त शिल्प है। कौन? मूर्त शिल्प, ये ध्यान रखना है, ये इनका मूर्त शिल्प है बाइसिकल व्हील। तो ये महत्वपूर्ण चित्र और मूर्ति मार्शल धूसा के हैं। तो दादावाद इन्हीं से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले कलाकारों को, अगले वाद को लेकर। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।